जैसे आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो आप स्कूल में कितनी सख्ती करती हैं? आर्मी में भी ऐसा ये बड़ा एक गलत नोशन है कि बहुत ज्यादा सख्ती रहती है। वहाँ सिर्फ डिसिप्लिन रहता डिसिप्लिन, इंफॉर्मेशन हर जगह है, तो पेरेंट्स कैसे चुने कि उन्हें कौन सा स्कूल चुनना चाहिए, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कुछ पेरेंट्स हैं जो एक बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। नो, डिपेंड करता है कि कौन से पेरेंट को क्या चीज चाहिए, वो उसी तरफ जाएंगे। बिल्कुल, नेशन बिल्डिंग का फर्स्ट स्टेप तो स्कूल ही है। स्कूल से ही जो सीखेगा वही आगे जाके सब कुछ करेगा। डेफिनेटली। मुझे तो ऐसा लगता है कि किंडरगार्टन जो टीचर्स हैं, दे शुड बी द हाईएस्ट पेड टीचर। मोबाइल फोन आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है एज ए प्रिंसिपल, और पेरेंट्स उसे कैसे डील करें? इन माय ओपिनियन, स्क्रीन्स बच्चों के लिए बनी ही नहीं है, तो हम ही नहीं छोड़ पाते। जब रील्स देखने लगते हैं, 1-1.5 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। और बच्चे का दिमाग तो बहुत ज्यादा चंचल है। एजुकेशन में जितना, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसी नर्चरिंग है जो आपके साथ पूरी लाइफ रहेगी और आपके बच्चों के साथ पूरी लाइफ रहेगी। आपने भी आते आते देखा होगा तो एक स्टेज है और प्रॉपर एक एम्फी थिएटर का उसमें फील दिया गया है। देन हमारा शूटिंग रेंज है, विच इज़ अगेन अ यूनिक फीचर। प्लेग्राउंड्स हैं, ओपन एयर है, कोर्ट्स हैं जहाँ पे बैडमिंटन है या वॉलीबॉल है। सो आए यहाँ पे एंड दे कैन स्पेंड टाइम, विजिट करें यहाँ पे। स्कूलों में एडमिशन शुरू हो चुके हैं और इस बीच पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अपने बच्चों के लिए कौन सा स्कूल चुने, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियों को देखना चाहिए। इस बारे में हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ सिटी वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल आरती जसवाल जी हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहला सवाल तो यही है, सिटी स्कूल से ही बात शुरू करते हैं। तो जो आप प्रिंसिपल हैं, आप लीड कर रहे हैं, तो सिटी वर्ल्ड स्कूल का जो एजुकेशन को लेके विजन क्या है, स्कूल एजुकेशन के ही हम बात। वेल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, सिटी वर्ल्ड स्कूल जो है वो एक अलग सा स्कूल है, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों को हमारा फोकस जो है वो सोनली एकेडमिक्स नहीं है। यहाँ पे हम बच्चों की पर्सनैलिटी पे बहुत काम करते हैं। तो हमारा जो एम है वो ये है कि जब हमारा बच्चा बाहर निकले 10th के बाद, 12th के बाद, जब यहाँ से बाहर जाए तो एक अलग पर्सनैलिटी, एक अच्छी वेल राउंडेड पर्सनैलिटी लेके बाहर जाए। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि इंटरनेट का दौर है। इंटरनेट अगर आज 15-20 साल पहले की बात करें तो बहुत मुश्किल था इंफॉर्मेशन की दुनिया में क्या हो रहा है, पर अभी तो सब कुछ पता है। तो क्या इस इंटरनेट और इंफॉर्मेशन के दौर में एजुकेशन सेक्टर में चुनौतियां बढ़ी हैं? देखिए, इंटरनेट देखा जाए तो एक बहुत अच्छी डिस्कवरी है। टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत अच्छा टूल है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम उस टूल को कितना यूज करना है, कितना नहीं यूज करना है, वो डिसीजन हमारे बच्चे नहीं ले पाते हैं। सो टेक्नोलॉजी से हमारा एजुकेशन सिस्टम, बच्चों को पढ़ाने का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, राइट? बट एट द सेम टाइम वो टेक्नोलॉजी बच्चों ने भी यूज करनी है, एंड वो हम उनको, इनफैक्ट हमें उस लेवल तक बच्चों में समझदारी डालनी है कि वो समझ पाए कि हमने इस चीज का यूसेज कितना करना है, हाउ टू यूज इट। सेकेंडली, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन आज के टाइम पे अवेलेबल है, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इन अ वे बहुत अच्छी चीज है कि हमें हर चीज के बारे में, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वो बच्चे अवेयर रहते हैं। बट एट द सेम टाइम वो इतनी इंफॉर्मेशन को लेके कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा वो इतनी इंफॉर्मेशन का करें क्या। सो कहीं ना कहीं हमारा एज पर टीचर्स या स्कूल एंड पेरेंट्स, इनका ये फर्ज बनता है कि हम बच्चों को सही दिशा दे पाएं और उनमें ये इतनी समझदारी डाल पाएं कि वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस सही से कर पाए, अपने फायदे के लिए कर पाए। हाँ बिल्कुल, जो एजुकेशन है अब वो भी ग्लोबलाइज हो गई है, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन हर जगह है। तो पेरेंट्स कैसे चुने कि उन्हें कौन सा स्कूल चुनना चाहिए, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जो जितने भी स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर इंसान अपनी तरफ से हर स्कूल अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। नाउ डिपेंड करता है पेरेंट्स क्या चाहता है।
नाउ बहुत से ऐसे 1% पेरेंट्स की है जो टोटल एकेडमिक फोकस के साथ चलते हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं कि हमारे कोई बात नहीं, बच्चा ना भी पढ़े तो भी स्पोर्ट्स में जाए, है ना। कुछ पेरेंट्स हैं जो एक बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। नाउ डिपेंड करता है कि कौन से पेरेंट को क्या चीज चाहिए, वो उसी तरफ जाएंगे। नाउ यहाँ पे हम कैसे करते हैं उतना मैं बता सकते हैं आपको। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं एक बैलेंस मेंटेन करने की बच्चों की पढ़ाई के बीच में और उनकी एक्टिविटीज के बीच में, ताकि उनका मेंटल, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो एक 360 डिग्री एंगल से हो, चारों तरफ से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे की। एक एंगल से अगर हम चीज को, परवरिश को देखें, फोर्स्ड परवरिश है जैसे एकेडमिक्स है या खाली स्पोर्ट्स ही है या खाली एक्टिविटीज ही है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रह जाएगी। बट अगर हम चाहते हैं कि बाय 10th और 12th एक हमें प्रॉपर पर्सनालिटी चाहिए, देन डेफिनेटली हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। आप कैसे पहचानते हैं कि एक स्टूडेंट में स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा कर रहा है या एजुकेशन में कर रहा है, इसकी पहचान कैसे करते हैं आप? वो पहचान हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखिए बच्चों को इनिशियल लेवल पे जैसे मे बी किंडरगार्टन और प्राइमरी लेवल तक हम हर चीज का एक्सपोजर दें। जैसे यहाँ पे हम उनको हर चीज का एक्सपोजर देते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट है, चाहे थिएटर है, एकेडमिक्स तो डेफिनेटली है ही, राइट। सो जब हम साइमल्टेनियसली हर तरह का एक्सपोजर दे रहे हैं बच्चे, और वो एक्सपोजर बच्चा साल, 1.5 साल, 2 साल तक कंटिन्यूसली ले रहा है, देन अल्टीमेटली वो बच्चा खुद ही चुन पाता है, खुद ही चुन लेता है कि या हमें दिख जाता है कि वो किस में अच्छा है, उसका रुझान किस तरफ है, राइट। अभी हर जो सिंगर है वो जरूरी नहीं कि अच्छा फुटबॉल प्लेयर भी हो, और जो एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा म्यूजिशियन भी हो, राइट। सो वो हमें थोड़े टाइम में अपने आप दिखने लग जाता है कि बच्चा पढ़ाई के साथ क्या क्या बैलेंस करेगा। हाँ, बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस लेवल पे, स्कूल लेवल में, चाहे थोड़ा ही हो, पर स्पोर्ट्स हर किसी बच्चे को देना चाहिए, चाहे वो नॉट, अगर उसका पैशन नहीं है तो भी, बिकॉज फॉर द फिजिकल एक्टिविटी पार्ट ऑफ इट, ताकि वो फिजिकली, एक फिजिकल फिटनेस के तौर पे अगर हम उसको लें तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन आई थिंक 100% होनी चाहिए बच्चों की। और जो उसकी एनर्जी है वो भी चैनलाइज होगी इससे। सर फिजिकल एक्सर्शन जो है, फिजिकली आप खुद देखें, जब थोड़े दिन अगर एक्सरसाइज अपनी रेगुलर रखें, हम ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट रेगुलरली वॉक ही करें या कुछ ही करें, तो हमारी काम में एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कि नहीं। तो सेम थिंग गोज फॉर चिल्ड्रन। उनकी अगर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूस हो तो मेंटली वो डेफिनेटली अलर्ट रहेंगे ज्यादा। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जी। अब उस एनर्जी को चैनलाइज अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो गलत रास्ते पे भी जा सकती है। तो फिजिकल फिटनेस अगर एक बच्चा रास्ता अपना लेता है तो बहुत ज्यादा हमें उसके मेंटल वेलबींग पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो अपनी जितनी फ्रस्ट्रेशंस हैं, कोई उसका फेलियर है या कोई एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो सब उसमें निकल जाता है। देन बाय द टाइम जब वो पढ़ने बैठता है तो बहुत काम होता है बच्चा। मतलब अगर उसे स्पोर्ट्स में आगे करियर नहीं भी बनाना है तब भी उसके लिए स्पोर्ट्स फायदेमंद ही है। स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स किसी ना किसी लेवल पे होना ही चाहिए, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी ही चाहिए। इधर या तो कोई गेम हो तो बच्चे का ये है कि साथ में एक रिक्रिएशन भी हो जाता है, सो मन लगना ज्यादा आसान हो जाता है। या फिर नॉर्मल रनिंग ही हो, वॉकिंग ही हो। इनिशियल स्टेजेस में तो जैसे जब उनके लंबे होने का टाइम है, उनके लिम्फेटिक जो लेग्स एंड आर्म्स बड़े होने का टाइम है, उस टाइम पे लॉट ऑफ क्लाइंबिंग एक्टिविटीज, जैसे पुराने जमाने में हम लोग पेड़ चढ़ा करते थे, है ना। तो पेड़ चढ़ना यूज्ड टू बी अ वंडरफुल एक्टिविटी। अभी पेड़ है नहीं आसपास सोसाइटीज में चढ़ने के लिए बच्चों के पास। पार्क्स में पोल्स हैं, देन दोज आर्टिफिशियल, जैसे हमारे पास भी यहाँ पे आर्टिफिशियल क्लाइंबर्स हैं, वो रोप के साथ तो मोटर स्किल्स एनहांस होते हैं बच्चों के। बहुत सी चीजें बहुत अच्छे से बच्चों की ग्रोथ हो पाती है। 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो बच्चों के लिए नहीं हमारे लिए भी है। 1 इज ब्लड सर्कुलेशन, 2 इज ऑक्सीजन। अगर ये दोनों चीजें बॉडी में सही है तो उसकी मेंटल वेलबींग गारंटीड होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन रनिंग से, एक्टिविटी से, ऑक्सीजन ब्रीथिंग, राइट। सो डेफिनेटली जरूरी है।
और यहाँ कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं? यहाँ हमारे पास मोस्टली सारे ही स्पोर्ट्स हैं। अभी हमारा बड़ा अच्छा सा पीछे प्लेग्राउंड है जहाँ 200 मीटर का ट्रैक है। देन फुटबॉल, बैडमिंटन, स्केटिंग, स्विमिंग, हमारा बहुत एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल है। तो गर्मियों में स्विमिंग एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम ही है। हर बच्चे का एक पीरियड स्विमिंग का हफ्ते में होता ही होता है। सो वो उसमें टाइम टेबल में ही फिट किया हुआ है हमने। फिर हमारे यहाँ शूटिंग रेंज है, 10 मीटर ऑटोमेटेड शूटिंग रेंज है। तो वो भी 6th ऑनवर्ड्स जो है वो पार्ट ऑफ करिकुलम है, पार्ट ऑफ टाइम टेबल है। एंड उसी का एक नतीजा है कि हमारा एक बच्चा अभी नेशनल्स तक पहुंच गया है और अभी 2-3 दिन में वो नेशनल्स खेलने दिल्ली जा रहा है। सो हर तरह हमारी कोशिश रहती है कि हर तरह का एक्सपोजर हम बच्चों को दें। मार्शल आर्ट है, सो ताकि कहीं ना कोई इंटरेस्ट बच्चा पकड़ता है। हाँ, और स्पोर्ट्स और जो पढ़ाई है तो पेरेंट्स इसको कैसे ले? जैसे कि एक कईयों के दिमाग में है कि बस पढ़ते रहो, और कुछ सोचते हैं कि कुछ खेला भी जा सकता है। तो ये तो आपने टीचर का एंगल बता दिया, पेरेंट्स इसको कैसे देखें? आजकल देखिए, जैसे आपने पहले कहा कि इंफॉर्मेशन का एक्सेस, तो इंफॉर्मेशन का एक्सेस पेरेंट्स को भी है। तो बहुत हद तक तो पेरेंट बहुत अवेयर है कि हमें बच्चों को दोनों चीज़ों का एक्सपोजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पे हमें लगता है कि पेरेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत है तो हम उसी के लिए बैठे हैं। तो हम टाइम टू टाइम उनकी पेरेंट ओरिएंटेशंस करते हैं। जहाँ हमें लगता है कि नहीं, पेरेंट को थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा पेरेंट ने बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखा है बच्चे को, या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, राइट। सो हम डेफिनेटली पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं। बिकॉज सी देखिए, बाय द एंड ऑफ द डे एम क्या है, हमारा हो चाहे पेरेंट का हो, वो है एक बच्चे की लाइफ बनाना, बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना, सक्सेसफुल इंसान बनाना, राइट। एम तो दोनों का सेम है। सो हम दोनों को एक पेज पे आना बहुत जरूरी है, स्कूल को और पेरेंट्स को। सो जहां जहां जरूरत होती है तो हम पेरेंट ओरिएंटेशन करते हैं सर। बहुत सारी ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है या वो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, और स्कूल में तो बच्चा एक लिमिटेड टाइम तक ही रहता है, बाकी का टाइम तो घर पे रहता है। तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं चीजें? बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हैं सर लाइफ में। सो पेरेंट्स को टाइम निकालना ही चाहिए बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा घर में प्रॉपर अटेंशन उसको नहीं मिलेगी, पेरेंट्स उसको प्रॉपर बात नहीं करेंगे उसके साथ, वो डेफिनेटली वो अटेंशन बाहर की दुनिया में ढूंढेगा। हमारे पास बच्चा 6 घंटे रहता है, 6-6.5 घंटे। उसमें जितना है ऑब्वियसली हमारा पूरा करिकुलम, पूरा स्टडी का तरीका, लेसन प्लानिंग, एवरीथिंग दैट इज दैट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। वो स्टूडेंट सेंट्रिक रहता है, स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ें बनाई जाती हैं। बट एट द सेम टाइम जो बच्चा अब ज़्यादा टाइम घर पे बिता रहा है, वहाँ पे उसको वो एक माहौल मिलना, एक कंफर्ट लेवल मिलना कि मैं कोई भी बात कर सकता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों का पेरेंट्स के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड सो टाइम तो डेफिनेटली सर निकालना पड़ेगा। और पेरेंट्स को और किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे एक टाइम तो हो गया, पढ़ाई में हो सकता है कि वो पेरेंट्स वो चीजें ना जानते हो जो पढ़ाई जा रही हैं, जैसे मेडिकल या और जो चीजें हैं, या इवन कॉमर्स भी बहुत सारे पेरेंट्स नहीं जानते। तो वो इस चीज को कैसे compete करेंगे? पढ़ाने के लिए हम लोग हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं, ऑब्वियसली हर किसी को मैथमेटिक्स नहीं आएगा, साइंस नहीं आएगा, लैंग्वेजेस नहीं आएगा, इसी के लिए हम हैं। स्कूल्स हैं या पढ़ा हम देंगे। 2-3 चीजें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान में रखनी है। नंबर 1, रेगुलरिटी, अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि मैंने आज देखा है कि पिछले कुछ 1-2 साल में मैंने देखा है कि पेरेंट्स बहुत इस चीज़ को बहुत इजी लेने लग गए हैं कि चलो कोई बात नहीं, स्कूल नहीं भी भेजा तो एक दिन नहीं गए तो हाँ, उसका बहुत फर्क पड़ता है। अभी देखिए पूरा उसका रिदम टूट जाता है बच्चे का। एक दिन आप कहते हैं, उस रिदम को बनने में वापस 1 हफ्ता लग जाता है ना। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी। वो वैसे अदरवाइज भी आप देखिए कि एक रिदम है। अब सूरज निकलता है और सेट होता है, अगले दिन फिर निकलता है, सेट होता है। जिस दिन वो रिदम टूटा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक वेदर आता है, समर आता है, फिर दूसरा वेदर आता है, फिर दूसरा वेदर आता है, जहां वो रिदम हिलेगा सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, पूरा नेचर का सिस्टम खराब हो जाएगा। वही रिदम बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं उनकी लाइफ में चाहिए होता है। उन्होंने कब सोना है, कब उठना है, राइट। ये इतने अभी स्कूल जाना है, 6 दिन स्कूल जाना है, 7वें दिन छुट्टी होगी,
उनको पता होना चाहिए अनटिल अनलेस बीच में अगर छुट्टी आती है, राइट, बट देन वो उसके लिए रेडी रहते हैं कि अच्छा आने वाले 2 हफ्ते में वो वेंसडे है, उस दिन छुट्टी आनी है। बट ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज आज हल्का सा आज उठने का मन नहीं हुआ, या रात को पेरेंट्स लेट हो गए, और कोई लेट नाइट हुआ, तो चलो कोई बात नहीं, कल एक दिन छुट्टी कर ले। इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले, तो इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। उस डिसिप्लिन आता है उसके अंदर, उसकी एक रिदम सेट होती है बच्चे की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज मेंटल हेल्थ ऑल्सो। स्टडीज के लिए ही नहीं, मेंटली भी बच्चा स्ट्रांग बनता है। उसको आगे अपनी लाइफ भी तो जीनी है। अगर हम उसको इस डिसिप्लिन और रिदम के साथ बड़ा करेंगे तो डेफिनेटली वो इस रिदम को आज जब वो बड़ा हो जाएगा, एक प्रोफेशनल बन जाएगा, तब भी वो फॉलो करेगा, है ना। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पेरेंट्स ने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स प्रीचिंग को कॉन्वर्सेशन समझ लेते हैं कि हमने, कैसे, दोबारा बताइए। बहुत सारे से हम बच्चों को बोलते तुमने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम समझाने लग जाते हैं उनको, बच्चों को। हमें लगता है कि हमने बहुत बात करी, लेकिन कॉन्वर्सेशन जो है वो 2 वे होती है ना। वो 2 वे कब होगी? जब बच्चा भी बोलेगा, राइट। सिर्फ बच्चों को समझाना कॉन्वर्सेशन नहीं है, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना भी कॉन्वर्सेशन है। बच्चे के अंदर जो चीजें चल रही हैं, उनके अंदर जितना, अरे वो बड़ा हो रहा है ना, इस एज में वो कितनी चेंजेस देख रहा है, नए रिलेशंस बन रहे हैं, फिर अल्टीमेटली एडोलेसेंस आता है, प्यूबर्टी आती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, देयर सो मच टू स्टडी, बहुत कुछ हो रहा है आपस में। तो बच्चों का बोलना भी उतना ही जरूरी है, एंड पेरेंट्स का बच्चों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जे कई बार होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं और वो सब कुछ बताना चाहते हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ, एंड कई बार हम थके हुए होते हैं और हम कह देते हैं कि बस दिमाग मत खाओ, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। बट देन वो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। चाहे वो आपके लिए छोटी बात हो, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें और अगर हमें अपना बचपन याद है, तो हमारे लिए वो चीजें बहुत जरूरी थी कि आज फुटबॉल का गेम हुआ और ना इस वजह से हम हार गए, तो हमें वो वजह सुननी बहुत जरूरी है, बिकॉज उस टाइम उस बच्चे के लिए वो वजह जरूरी है। उसके लिए तो सबसे बड़ी बात वही है। हाँ, हमें लगा क्या एक गेम ही तो था, कल दोबारा खेल लेना तो क्या हो गया, राइट। बट सुनना, उनके मन में जितने सवाल हैं या कोई कश्मकश चल रही है, उसके लिए हमें एक उनको डिसीजन नहीं दे देना है, बट उनको हमें पहलू रखने है ना, उनको समझाना है, उनको डिसीजन लेने की, सही गलत पहचानने की हमें ताकत देनी है। सही गलत बताने की जरूरत ही ना पड़े कि जब वो 17-18 ईयर्स के हो तो सही गलत पहचान पाए। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स का। उसके लिए बात करना और बच्चों की बात सुनना दोनों ही जरूरी है। एक पेरेंट्स, आपके तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, पर मेरी बेटी अभी छोटी है, तो पेरेंट्स के एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हमेशा रहता ही है कि अगर उसको लगता है कि अगर आज स्कूल नहीं जाना, तो फिर वो तो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉफ्ट कॉर्नर होना भी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है सर, बट हमें ये भी देखना जरूरी है कि उसके बड़े होने के लिए लॉन्ग टर्म सोचना बहुत जरूरी, दूरदर्शी होना भी बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को भी और स्कूल को भी, कि इसका रेपरकशन क्या होने वाला है। अल्टीमेटली गोल क्या है? गोल है एक सशक्त व्यक्तित्व, है ना, कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो राउंडेड हो, डिसिप्लिन्ड हो, फोकस्ड हो, समझदार हो, सही गलत की पहचान रखता हो, मेहनत कर सकता हो, डिटर्मिन्ड हो, विल पावर हो। कोविड के बाद इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई कि लाइफ इतनी आसान होने वाली नहीं है जी, है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अडेप्ट कर सकता हो, फ्लेक्सिबल हो, है ना। अब ये सब चीजें राइट हम सिखाएंगे नहीं तो सीखेगा कहाँ से? और सिखा तभी सकते हैं जब कि वो घड़े की मिट्टी कच्ची होती है, जब एक बार पक जाएगी तो सिखाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, राइट। और जब बच्चा बड़ा हो रहा है, 3 years, 4 years, 3 to 6 years, 6 to 9 years, 9 to 15 years बच्चे के फेजेस आते हैं, उस टाइम पे बच्चे को इन सब चीजों में ढालना बहुत आसान होता है। उसके लिए हमें सिर्फ अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को ठीक करना पड़ता है, अदरवाइज इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो वैल्यूज स्कूल में मिलती हैं तो वही तो लाइफ लॉन्ग रहती हैं बच्चे के साथ। डेफिनेटली। देखिए
जो वैल्यूज है वो हम सिर्फ स्कूल में सिखा सकते हैं। अभी एडल्टहुड को ऐसे ही नहीं बोलते, सरकार ने जो 18 साल का रखा है वो ऐसे ही नहीं रख दिया। बच्चा 18 साल के बाद एडल्ट हो गया, कुछ आदतें उनकी पक गई। अब जो बच्चा 18 साल की उम्र तक या 15-16 साल की उम्र तक सुबह उठने की उसको आदत नहीं डाली हमने, सुबह 8, 8:30, 9 बजे उठना ही, और संडे वाले दिन 12 बजे उठना है, तो 18 साल की एज में हम कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऑल ऑफ अ सडन 5 बजे उठना शुरू कर दे? बिल्कुल, है ना। अगर हमने उनमें एक्सरसाइज की आदत नहीं डाली या बड़ों का आदर करने की आदत नहीं डाली कि बड़ों के सामने उनको रिस्पेक्ट करना है, अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होना चाहिए, इंटरपर्सनल रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो वो ऑल ऑफ अ सडन 18 साल की उम्र में कैसे आएगा? सो स्कूल टाइम जो है वो बच्चे का फाउंडेशन ईयर रहता है, तो उसमें उसकी पर्सनालिटी को शेप दिया जाता है। अगर फाउंडेशन ही वीक रह जाएगी तो ऊपर हम कितनी भी बड़ी इमारत बना लें तो उसकी मजबूती तो नहीं रहेगी ना सर। बिल्कुल, नेशन बिल्डिंग का फर्स्ट स्टेप तो स्कूल ही है। स्कूल से ही जो सीखेगा वही आगे जाके सब कुछ करेगा। डेफिनेटली। एंड स्कूल में भी प्री प्राइमरी, किंडरगार्टन जिसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, पेरेंट्स सोचते हैं कि चल किंडरगार्टन ही तो है, बच्चे ने उठना बैठना ही सीखना है, बट वो तो सबसे ज्यादा फॉर्मेटिव ईयर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि किंडरगार्टन जो टीचर्स हैं दे शुड बी द हाईएस्ट पेड टीचर्स, बिकॉज द काइंड ऑफ रिसर्च जितना उसमें इन्वॉल्व है, उस जितना पेशेंस उसमें इन्वॉल्व है ना, जितना खूबसूरती से वो बच्चे को ढालते हैं 3 to 6 years में, राइट, उसमें बहुत मेहनत लगती है। सो दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, तो उसको भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि किंडरगार्टन जो है वो बच्चे का फाउंडेशन है, इट इज इम्पोर्टेंट। नाउ इट इज नर्सरी टू फाउंडेशन ईयर्स, तभी तो उनको फाउंडेशन ईयर्स बोला जाता है। नर्सरी से एक तो किंडरगार्टन हो गया, नर्सरी से लेके अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से NEP 2020 के हिसाब से नर्सरी से ग्रेड 2 तक एक सेक्शन माना जाता है, जिसमें 3 years किंडरगार्टन के एंड देन 2 years 1 and 2 के, उनको 5 क्लासेस को मिला के हम बोलते हैं फाउंडेशन ईयर्स। सो जैसे उनमें होता है कि उनमें एग्जाम्स नहीं होते हैं, प्रॉपर फॉर्मल पेन एंड पेपर एग्जाम्स नहीं होते हैं, थोड़ा इनफॉर्मल रहता है, कंटिन्यूस असेसमेंट रहती है। सो वो फाउंडेशन ईयर्स इसीलिए तो कहलाते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें बच्चों की वैल्यूज बनती है, उनका बेसिक नेचर डेवलप होता है, राइट। आजकल के जो टाइम की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती है वो तो मोबाइल फोन ही है स्टूडेंट्स के लिए, पर इसको कैसे पेरेंट्स दूर रखें? स्कूल में तो चलिए आप बैन कर देंगे तो कोई लेके नहीं आएगा, पर घर पे तो वो रहता ही है, तो इसको कैसे वो डील करें? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उस पर फिल्टर नहीं है। यूट्यूब अब कुछ भी अगर बच्चे ने सर्च कर लिया, मान लीजिए बच्चा सर्च कर रहा है कि बच्चों के वीडियो, तो वो 4-5 तो आते हैं, पर उसके बाद उसका एल्गोरिदम ऐसा है कि वो किसी के कंट्रोल में है नहीं। तो मोबाइल फोन आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है एज ए प्रिंसिपल, और पेरेंट्स उसे कैसे डील करें? मोबाइल फोन एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है सर, और उससे हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है और बहुत सा हमारा होराइजन बहुत ब्रॉड हो गया है उस चीज को। बट जैसे मैंने पहले कहा कि सही और गलत को समझने की जो ताकत है वो शायद छोटे बच्चों में नहीं होती है। जब तक वो समझ बच्चों में नहीं आती तब तक हमें ये चीज नहीं देनी चाहिए बच्चों को। इन माय ओपिनियन स्क्रीन्स बच्चों के लिए बनी ही नहीं है, बच्चों के लिए किताबें बनी है, हमें उन्हें रीडिंग की आदत डालनी चाहिए। हाँ, जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम IT सिखाते हैं बच्चों को, टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, पेरेंटल सुपरविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे स्कूल्स में तो हम लोग अपने फायरवॉल्स लगाते हैं, सेकेंडली पूरा सुपरविजन रहता है, बट घरों में जैसे कि इवन आप यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम पे अगर बच्चे को एक्सेस है, सो हम ही नहीं छोड़ पाते, जब रील्स देखने लगते हैं 1-1.5 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। और बच्चे का दिमाग तो बहुत ज्यादा चंचल है। अगर हम अपने आप को इतना समझदार सोचते हैं बड़े होके, तो अगर हम ही नहीं छोड़ पाते तो बच्चे कैसे छोड़ पाएंगे, है ना। उसके लिए सबसे पहले कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमें घर में करनी पड़ेंगी। पहले तो खुद छोड़ना पड़ेगा, कुछ टाइम बाउंड होना पड़ेगा। उठते ही सबसे पहले हम फोन ना उठाएं, आते कुछ टाइम हो कि घर में किसी ने फोन को हाथ नहीं लगाना है, बच्चों ने यूज भी करना है तो टाइम बाउंड रखिए, पेरेंट्स से सुपरविजन रखिए। ये नहीं कि उसको हटाई देना तो क्यूरोसिटी और बढ़ जाएगी, बट उसको पेरेंटल सुपरविजन के साथ दीजिए। एंड सेकेंडली आजकल तो और इजी हो गया, जैसे बच्चों को अगर मान लो कुछ यूट्यूब पे कुछ स्टडी मटेरियल सीनियर क्लासेस देखना भी रहता है, सबके घर में स्मार्ट टीवीज हैं,
राइट? तो स्मार्ट टीवी पे देखें, सब कुछ अवेलेबल है वहां पे, है ना? पेरेंटल सुपरविजन भी रहेगी। एंड सेकेंडली, छोटा स्क्रीन, आईज पे असर कम पड़ेगा, एंड वॉट वेन एवर इट इज नीडेड, वो छोटे से लिमिटेड टाइम के लिए। हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव है, बट हमें थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत है, और वो होगा प्रायोरिटाइज करके कि हमारे लिए बच्चा जो है वो प्रायोरिटी है, बच्चे की अपब्रिंगिंग जो है वो प्रायोरिटी है। लोग क्या कहते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में क्या बातें चल रही हैं, हमारे आसपास के पेरेंट्स बच्चों को क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, वो मैटर नहीं करना चाहिए। जब हम बच्चों की परवरिश को अपने स्टेटस सिंबल से अलग कर लेंगे और एक ट्रेंड से अलग कर लेंगे, एज अ फैशन स्टेटमेंट नहीं लेंगे, बहुत फर्क पड़ेगा हमारी सोच में। एक ऑर्गेनिक ग्रोथ दे हम बच्चों को। ओके, जैसे आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो आप स्कूल में कितनी सख्ती करती हैं? देखिए, आर्मी बैकग्राउंड से तो मैं, आर्मी में भी ऐसा ये बड़ा एक गलत नोशन है कि बहुत ज्यादा सख्ती रहती है। वहां सिर्फ डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन, कि अगर कोई सेट ऑफ रूल्स है तो वो हमें फॉलो करना है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें फॉलो नहीं करने में कोई बहुत ज्यादा, या फॉलो करने में कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है। हमें सिर्फ अपना माइंडसेट बनाना है कि ये 10 रूल हैं, ये हमने फॉलो करने ही करने हैं, राइट? सो देखिए, जहां तक रूल्स फॉलो करने की बात है तो डेफिनेटली आई एम 100% अबाउट इट। वो अब तो खैर करता भी नहीं है कोई, ना ही मैं अलाउ करती हूँ, बट रूल्स बनाना कौन से है, ज्यादा जरूरी वो है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया था, रिदम और डिसिप्लिन, ये दो अलग चीजें हैं। डिसिप्लिन को हमने ना पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा एक मॉन्स्ट्रस पहनावा दे दिया है, जबकि वो ऐसा है नहीं, राइट? अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो डिसिप्लिन जो हमारी लैंग्वेज में है वो है जो बाहर से डंडे से किया जाए, रिदम है जो आपके अंदर से आती है। जिस दिन डिसिप्लिन अंदर से आना शुरू हो जाएगा तो उतना एफर्ट नहीं लगेगा, और वो कंडीशनिंग हमें स्कूल में करनी है। उसके लिए हमें क्या जरूरी है, बच्चों को समझाना व्हाई। नाउ इफ वी से दैट यू नीड टू बी पंक्चुअल, अगर हम कहते हैं कि तुम्हें पंक्चुअल होना है, तुम्हारा नोटबुक अब सबमिट होना है, आपने ऐसा लैंग्वेज बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, आपने यूनिफॉर्म में आना है, तो सिर्फ ये कह देने से हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। हमें बच्चों को ये सेंसिटाइज भी करना जरूरी है कि क्यों ऐसा है, यूनिफॉर्म में आना क्यों जरूरी है, टाइम पे आना क्यों जरूरी है, बदतमीजी नहीं करना क्यों जरूरी है। जब बच्चों को ये समझ में आ जाएगा, उन्हें लगेगा कि आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम, एक ओनरशिप आ जाएगी, तो उनको ये नहीं लगेगा कि ये स्कूल के रूल्स है, उनको लगेगा कि ये हमारे स्कूल के रूल्स है, उसमें हम आ जाएगा, हमारे परिवार के रूल्स है। तो जब वो ओनरशिप आ जाती है, हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं इन रूल मेकिंग, फिर डिफिकल्टी नहीं आती है सर। आज पीटीएम भी था, तो मैं देख रहा था कि आप पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट कर रहे थे, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बताना चाहें अगर, जो पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, जो क्या करना चाहिए ये तो वो कर ही रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उन्हें नहीं करने चाहिए, ताकि जिससे बच्चे का ही ओवरऑल ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, ऐसे कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले, बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए दूसरे बच्चों के साथ, क्योंकि ना ही तो अपने भाई बहनों के बीच में, ना ही किसी और के साथ। जब हम, वो अलग दो इंडिविजुअल्स हैं, दो अलग पर्सनालिटीज हैं, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं, उनकी कैपेबिलिटीज और डिसेबिलिटीज अलग अलग हैं, राइट? सो अपने बच्चे को एक इंडिविजुअल मान के उनको बड़ा करें। सबसे पहले तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, राइट? सेकेंडली, अगर मैं कहूँ तो बच्चों के ऊपर कोई चीजें थोपनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओनरशिप लाना, तो उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनसे पूछें, है ना, कि हम सेट ऑफ रूल्स बनाएं और उनको फॉलो भी करें, बट सेट ऑफ रूल्स बच्चों के साथ बैठ के बनाएं। बट जब बन गए तो फिर फॉलो करें। उसमें हम पहले खुद ही ढीले पड़ जाते हैं। पहले अगर एक दो बार नहीं कोई चीज होती, चलो मम्मा नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे, हाँ कोई बात नहीं, आज रहने दो, खुद ही हम ढीले पड़ जाते हैं, एंड फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हफ्ते बाद बच्चा उसको फॉलो करे। तो पहले तो अपना अनुशासन, जिसको हम बोलते हैं, पहले अपने अंदर लाएं, और वही चीज बच्चों में रिफ्लेक्ट होगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब थोड़ा सिटी स्कूल के बारे में बात कर लेते हैं। एक इसके डिजाइन के बारे में बताइए कि इसका डिजाइन बड़ा यूनिक सा लगता है हमें। हम तो ऐसे बिल्डिंग्स देखते हैं जनरली इंडिया में, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? इनफैक्ट ये सवाल मैं जितनी बार भी मेरे पास कोई गेस्ट आते हैं या इंटरव्यूज होते हैं तो बहुत बार ये सवाल उठता है, बिकॉज एक्चुअल में सिटी वर्ल्ड का जो डिजाइन है वो बहुत खूबसूरत है। ये हमारे एक यूरोप से एक डिजाइनर आए थे, सो उन्होंने डिजाइन किया था, तो आपने देखा होगा थोड़ा सा इसमें एक यूरोपियन फील भी आता है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है। वो डिजाइन का के पीछे जो मकसद था चेयरमैन सर का, वो था कि इसमें एक फील गुड फैक्टर है स्कूल में। जगह खूबसूरत होती है तो वहां जाने का मन करता है, वहां मन लगता है। मेरा तो बहुत मन लगता है यहाँ पे, राइट? बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ब्रीजी है, वेरी वेल वेंटिलेटेड, विच इज हेल्दियर फॉर चिल्ड्रन। अभी AQI का इशू आ रहा है हमारे यहाँ पे ना, सब जगह शहरों के अंदर बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। ये थोड़ा शहर के बाहर है तो उसमें भी थोड़ा सा बेटर रहता है, फ्रेश हवा लगती है बच्चों को। देन अलॉन्ग विद दैट जितना ये सुंदर बनाया है चेयरमैन सर ने, उतनी ही फैसिलिटीज भी हैं यहाँ पे। एक बड़ा यूनिक सी फैसिलिटी है हमारा ओपन एयर थिएटर, आपने भी आते आते देखा होगा। तो एक स्टेज है और प्रॉपर एक एम्फी थिएटर का उसमें फील दिया गया है, तो एक प्रॉपर बच्चों को लगता है कि हम एक स्टेज फ्राइट जिसको हम कहते हैं, उससे ओवरकम होने में बच्चों को हेल्प मिलती है, एक अच्छा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बच्चों को मिलता है। देन स्विमिंग पूल है हमारे पास, जिसमें बच्चे बड़े इवन आई थिंक किंडरगार्टन से ही हम उनको स्विमिंग में डाल देते हैं। देन हमारा शूटिंग रेंज है विच इज अगेन अ यूनिक फीचर, एंड प्लेग्राउंड्स हैं, ओपन एयर है, कोर्ट्स हैं जहाँ पे बैडमिंटन है या वॉलीबॉल है। देन लैब्स आर देयर। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा फीचर है हमारा लैंग्वेज लैब। सो उस लैंग्वेज लैब में बच्चों का लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू हम उनको स्किल बेस्ड करिकुलम के साथ लैंग्वेजेस सिखाते हैं। वो इंग्लिश में भी यूज हो सकती है, फ्रेंच के लिए भी हम फ्रेंच क्लासेस चलाते हैं, वहाँ के लिए भी यूज करते हैं। सो बहुत सुंदर सी अच्छी सी यूनिक चीजें हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि जब चेयरमैन सर ने ये स्कूल बनाने का सोचा, अभी इतने 25 साल से ऊपर से सिटी ग्रुप बहुत बढ़िया काम कर रहा है एजुकेशन फील्ड में। फिर यूनिवर्सिटी बनाने के बाद सर के मन में आया कि वो एक बड़ा अच्छा सा खूबसूरत होलिस्टिक सा स्कूल बनाना चाहते थे, तो दिस इज लाइक अ बेबी ऑफ सिटी। सो उन्होंने ये स्कूल बनाया, एंड वो चाहते थे कि स्कूल्स जहाँ पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं और कुछ पेरेंट्स की पहुंच के बाहर होते हैं। सो वो एक नॉमिनल फीस में ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना चाहते थे सिटी में। सो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं सबके लिए। जो सिटी ग्रुप है तो उनका है कि प्राइमरी से लेके PhD तक, तो उसमें प्राइमरी के बच्चे तो आपके पास ही आ रहे हैं पढ़ने, तो ये बहुत जोर लगता होगा आपको ताकि वो आगे जाके PhD तक जाएं। हाँ, ये बड़ी यूनिक सी चीज है हमारे ग्रुप में, प्री नर्सरी टू PhD। सो प्री नर्सरी में 2.5 साल के बच्चे जब हमारे पास आते हैं, सो हमारे पास पूरा PhD तक के प्रोग्राम्स हैं इन द यूनिवर्सिटी। सो बहुत जोर नहीं लगता है सर, सिर्फ क्वालिटी देनी पड़ती है, और क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं। सिटी का मतलब करियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड क्वालिटी हमारा एकदम USP है। सो जब हम क्वालिटी देते हैं एंड सोल फोकस इज स्टूडेंट वेलफेयर, जहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। सो जब वो नहीं होता है तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप आते हैं बच्चे ऑल ओवर। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में हमारे पास इंटरनेशनल बच्चे हैं, सो अभी तो ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी प्रेजेंस है। सो अगर क्वालिटी दे रहे तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि आज तक रोल्स रॉयस की ऐड नहीं आई है। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, आपको जैसे 25 साल हो गए एजुकेशन सेक्टर में, और देश में तकरीबन आपने हर जगह ही काम कर लिया, हर हिस्से में, तो कुछ ऐसी बातें जो पंजाब में हो और नहीं होनी चाहिए, कुछ पेरेंट्स के एंगल से, कि पेरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, वो तो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया, पर और कुछ जो आपको लगता हो कि हिमाचल के या दिल्ली के पेरेंट्स में वो नहीं है जो यहाँ है। जैसे हम बात भी कर रहे थे कि शो ऑफ की, और इसके अलावा अगर आप कुछ बताना चाहें। थोड़ा सा डेंजरस सवाल है ये आपका। बट देखिए, हर सोसाइटी में, हर कल्चर में अपने प्लसेस और अपने माइनसेस होते हैं। जैसे मैंने बहुत अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग डेमोग्राफीज में काम किया है, उनके साथ लोगों के बीच में रह के काम किया है, चाहे वो तमिलनाडु का तमिल कल्चर हो, या फिर महाराष्ट्र में मराठीज हो, या कैलकाटा में बंगालीज हो, या सेंट्रल इंडिया में यूपी का कल्चर है, और MP में रहे हैं। बट सब जगह प्लसेस एंड माइनसेस रहते हैं।
सो यहाँ पे जो चीज़ मैंने देखी है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खुला माहौल है, एंड लोग खुश रहते हैं यहाँ पे। हाँ, जहाँ पे अगर हम बच्चों को रोक सकें, उनको जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो है एग्रेशन। नंबर 1 इज़ एग्रेशन। एग्रेशन बहुत है यहाँ पे। कई बार बहुत बार होता है कि पेरेंट्स आते हैं, कोई बच्चों की कोई बात है, सो पहले ही वो इतने एग्रेसिव मूड में आते हैं कि बच्चों को क्या समझाएंगे हम। एग्रेशन हमें बहुत कम लाने की ज़रूरत है ताकि बच्चे वो चीज़ फॉलो ना करें, और उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि एग्रेशन से, गुस्से से किसी चीज़ का कोई हल निकलने वाला नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है ना। सेकेंड इज वेस्टेज ऑफ मनी, कि कहाँ पे पैसा खर्च करना है और कहाँ पे नहीं करना है। वैल्यू फॉर मनी, मनी इज अ सोर्स ऑफ लिविंग, वो समझना जरूरी है। सोर्स ऑफ लग्जरी तो बाद में आएगा, सोर्स ऑफ लिविंग फॉर 90% ऑफ पीपल इन द कंट्री। सो वैल्यू, रेवरेंस मीन्स रिस्पेक्ट। अगर आपके पास आपका बैग है, आपकी बाइक है, आपकी पेंसिल है, आपका साथी है, साइकिल है, उसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आपको अपनी चीजों की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, वो सिखाना हमें चाहिए। अपना काम करना, आई एम सॉरी टू से, बट पैम्परिंग बहुत हद तक आई थिंक हम इसीलिए बात करें कि इन हाँ, चीजों को ठीक किया जा सके। हाँ, आप, क्योंकि कोई और हमें देखे तो वो एक अलग एंगल से देखता है कि बट न, वो शायद पंजाब का नहीं, वो इस जनरेशन का थोड़ा इशू है कि इजी गोइंग लाइफ हो गई है सबकी। सो अगर अपना कुछ गिर गया नीचे तो उसको खुद से साफ करने में कोई हर्ज नहीं है, अपने जूते खुद से पॉलिश करने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट ये चीजें हैं जो कि हमें कल्टीवेट करनी चाहिए बच्चों में। अपना जूठी प्लेट उठा के रखें किचन में, अपना बैग सेट करके रखें, जो कपड़े उतारे हैं उनको धोना तो नहीं है ना, बट कम से कम उठा के वॉशिंग मशीन में डालें। सो ये चीजें रूटीन में होनी चाहिए। अगर अपना काम करने की बच्चों को आदत हो जाए और वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, राइट, सो उनको लाइफ में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, वो जरूरी है। जी। लास्ट सवाल है कि आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी एडमिशन के बारे में या बच्चों की एजुकेशन के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं? वेल, सबके लिए मैसेज तो क्या, एक छोटी सी बात ही करना चाहूंगी मैं, कि अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज करें, उनकी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करें, राइट। एजुकेशन में जितना, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसी नर्चरिंग है जो आपके साथ पूरी लाइफ रहेगी और आपके बच्चों के साथ पूरी लाइफ रहेगी। इसको हम हल्के में ना लें, इसको एक प्रोडक्ट की तरह ना सोचें। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बच्चे के लिए, राइट। एंड अगर वो आना चाहते हैं सिटी वर्ल्ड स्कूल तो हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। एंड मेरा तो बड़ा फेवरेट सा काम है पेरेंट्स से मिलना। मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग तरह के पेरेंट्स से मिलना, उनकी बातें सुनना, एंड अगर मैं कुछ उनको बता सकती हूँ तो उनको बताने में, ताकि कहीं ना कहीं अगर एक जिंदगी में भी फर्क पड़ता है तो मेरे लिए वो वैल्यूएबल रहेगी वो चीज़। सो आए यहाँ पे एंड दे कैन स्पेंड टाइम, विजिट करें यहाँ पे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।